गुड मॉर्निंग गाइस, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई सब लोगों के? आई होप सब बढ़िया होंगे। चलिए, सो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं स्टैट्स में। लास्ट क्लास में कुछ टेक्निकल एरर हो गया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, तो उस वजह से आखिरी के क्वेश्चन का साउंड आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया था। बाकी तो सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक है, बट हम लास्ट तो कुछ टेक्निकल इश्यूज आने की वजह से, ठीक है, हम लोगों को वो क्वेश्चन आज की क्लास में मैं दोबारा से आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। कुछ आवाज़ का शायद इशू आ गया था लास्ट लेक्चर में, सॉरी फॉर दैट। मेरे को भी नहीं पता था, मैं पढ़ाते चले गया, ठीक है। अपलोड होने के बाद जब आप लोगों ने देखे तब मेरे को पता चला, अरे आवाज़ का इशू, पता नहीं क्यों उसमें आवाज़ माइक पता नहीं क्या हो गया था। खैर जो भी है, सो कॉन्करेंट डेविएशन पे हमने बात रोके थे, ठीक है। कॉन्करेंट डेविएशन हम पढ़ रहे थे, ठीक है। मेथड उसका हमको प्रॉब्लम ही, मेरे हिसाब से सिर्फ प्रॉब्लम में ही आवाज़ नहीं थी, पर ठीक है, मैं कॉन्करेंट डेविएशन मेथड आपको फिर से ही क्या करा देता हूँ, पूरी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे शिफ्ट हो जाएंगे, रिग्रेशन एनालिसिस आज ही, और बहुत ही बेस्ट तरीके से आज हम वो पढ़ने वाले, प्लीज ध्यान देंगे, ठीक है। सो चलिए भाई मिलते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब हम कॉन्करेंट डेविएशन की बात कर रहे थे ना लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद होगा, तो कॉन्करेंट डेविएशन की जब हम बात कर रहे थे, तो कॉन्करेंट डेविएशन के अंदर क्या था, हमने बोले थे कि सबसे इजीएस्ट मेथड है वो कॉन्करेंट डेविएशन। अगर मैं बोलूँ तो वो सबसे ज़्यादा इजीएस्ट मेथड अगर कोई है किसके अंदर कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, तो वो है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। मतलब अगर सिर्फ आपको डायरेक्शंस फाइंड आउट करने हैं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि कितनी क्या बोलते कितना है, ठीक है, कितनी डेप्थ है, क्या डिग्री है, वो अगर आपको फाइंड आउट नहीं करना है, एंड ओनली आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, डायरेक्शंस फाइंड आउट करना चाहते हो, सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड को यूज कर सकते हो, ठीक है। सो बात करते हैं अभी। इट इज अ सिंपल मेथड अंडर विच ओनली डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ बोथ द वेरिएशन इज कंसीडर्ड। मतलब आपको ये सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं, तो ये ओनली आपको क्या शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा। व्हेन इट इज डिजायर्ड टू स्टडी ओनली नेचर ऑफ कोरिलेशन एंड नॉट इट्स डिग्री। अगर सिर्फ नेचर ऑफ कोरिलेशन की स्टडी आपको करना है, उसकी डिग्री की स्टडी आपको अगर नहीं करना है, तो आप बेसिकली ये मेथड को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसके आगे में आपको पूरा क्या बोले किस तरीके से करना, उसकी प्रोसेस दी हुई है, वो हम लोग अभी करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेंगी, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये जो फॉर्मूला हम लोगों को दिया है ना, ये फॉर्मूला मेन हमको समझना है, ये फॉर्मूला क्या है, ठीक है। मैं एक बार वापस से आपको लिख के समझा देता हूँ। देखो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये फॉर्मूले में आपको दो तीन चीज़ें अलग दिखेंगी जो आपने शायद अभी तक कोई भी फॉर्मूले में ना देखी हो, ठीक है। और वो ये कि जब हम बात करते हैं, इसके अंदर एक वर्ड आता है 2c-n। अब तुम पूछोगे सर सी का मतलब क्या है, तो मैं बोलूंगा प्रॉब्लम तक रुक जाओ, प्रॉब्लम चालू होने दो, प्रॉब्लम सॉल्व कराते कराते तुमको सी का मतलब मैं समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे समझेगा नहीं, यहाँ पे अगर मैं बता भी दूंगा तुमको, ठीक है, सी का मतलब क्या है, तो तुमको कुछ समझ में आला नहीं है। नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, व्हाट इज कॉन्करेंट डेविएशन, तुमको समझेगा नहीं। हाँ, लेकिन एन का मतलब तुम समझ सकते हो। यहाँ पे जो एन है, एन इज बेसिकली जो भी टोटल ऑब्जर्वेशन से आपके, उसमें से आप -1 कर लो तो आपका कॉन्करेंट डेविएशन का एन आएगा। गाइस ध्यान से सुनना, अभी तक जितने भी एन हमने पढ़े हैं, ठीक है, जो एन अभी तक हमने पढ़े हैं, जहां पे भी देखे तो वहां पे हम बोलते थे एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वही आपका क्या है, एन है। बट अगर मैं यहां पे बात करूं, कहां पे, आपके कॉन्करेंट डेविएशन में, तो यहां पे जो छोटा एन गिवन है, दैट एन का मतलब होता है टोटल ऑब्जर्वेशन -1, ठीक है। जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें से अगर आप 1 माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाता है, छोटा एन आ जाता है। तो 2c-n अपॉन n, ठीक है, इन ब्रैकेट प्लस माइनस रूट एंड अगेन प्लस माइनस। तो सर ये प्लस माइनस फिर रूट लगाते फिर अगेन प्लस माइनस, इसका मतलब क्या आता है, इसका मतलब क्या होता है, कई बार ये जो ब्रैकेट होता है ना, ये ब्रैकेट निगेटिव आ जाता है। मतलब जब आप ब्रैकेट सॉल्व करते हो 2c-n अपॉन n करते हो, तो उस समय क्या हो जाता है कि आपका जो ब्रैकेट सॉल्व होता है ये निगेटिव हो जाता है। अब निगेटिव हो जाता है तो निगेटिव होने की वजह से उसका रूट नहीं निकल सकता, क्योंकि आप निगेटिव का रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है, निगेटिव का रूट नहीं होता है। समझ में आ रही बात? तो अब निगेटिव का रूट नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला तो वही है, बिना रूट लगाए तो फॉर्मूला कोई काम का ही नहीं रहेगा। तो फिर हम उसकी वजह से क्या करते हैं, अगर मान लो ये ब्रैकेट में जो आंसर है वो हम निगेटिव आ जाता है, सपोज -0.3 आ गया, अब -0.3 का रूट तो नहीं निकल सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस को क्या कर देंगे इस माइनस से, ठीक है, माइनस माइनस क्या कर देंगे प्लस, तो बेटा ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, प्लस बन गया। फिर हम इसका क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। अब तुम पूछोगे कि सर जबरदस्ती आपने माइनस को प्लस कर दिए, ठीक है, क्यों करें माइनस को प्लस जबरदस्ती, मैंने बोला रूट निकालने के लिए। बट सर वो तो गलत बात है ना, ऐसे तो आप कुछ भी अपने मन से हाइपोथेटिकल करोगे। तो मैंने बोला मैंने गलत करा ना, कोई बात नहीं, वापस से ये जो बाहर माइनस दिया हुआ है उसका रीजन ही है क्या, वापस से बाहर क्या लगा दो, माइनस लगा दो। तो मेरा जो भी आंसर आएगा उसके आगे फिर से मैं क्या लगा दूंगा, माइनस। तो ये बेसिकली जस्ट ये जो दिया गया है
प्लस माइनस ये जो बाहर भी और अंदर दिया गया है, अंदर इसलिए दिया गया है कि अगर ब्रैकेट नेगेटिव आ जाता है, तो अगर जब ब्रैकेट नेगेटिव आ जाता है आप लोगों का, तो जो भी ब्रैकेट नेगेटिव आ रहा है उस वजह से आपका रूट नहीं निकल पाएगा, तो रूट नहीं निकल पाएगा, इस वजह से आप वहां पे क्या कर लो, उसको माइनस माइनस प्लस कर लो, और जब ब्रैकेट से आप रूट निकाल लो, उसका रूट करके आंसर निकाल लो, तो वापस से उसको माइनस साइन क्या कर दो, लगा दो, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये मेथड वैसे भी सिर्फ डायरेक्शन ही बताती है, और डायरेक्शन में भी अगर गलत डायरेक्शन बता दी तो मेथड का कोई मतलब ही नहीं आता है। इसीलिए वो भी हमने डायरेक्शन हम बिल्कुल करेक्ट बताएंगे आपको। अगर आपका माइनस है तो बाहर जाके आप माइनस लगा देना, अंदर प्लस कर दो, सिर्फ अभी प्लस है तो फिर तो प्लस ही रहेगा, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर डिस्कशन नहीं है। इसीलिए इस तरीके से फॉर्मूला ये दिया गया है। लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स रहे तो ज़्यादा ये यूज होता है। इसका एक प्रॉब्लम करे सिवा मतलब नहीं आएगा समझने का, तो हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको क्लैरिटी बहुत जोरदार मिल जाएंगी। और बहुत चिल्लर मेथड है, ऐसा कुछ इसके अंदर बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत चिल्लर है, ध्यान से देखेंगे। थोड़ी सी टेक्निकल मेथड है, सॉरी टेक्निकल भी नहीं है, एकदम इजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा लगेगा जैसे गेम खेल रहे। इट इज जस्ट लाइक अ गेम, मेथड इज जस्ट लाइक अ गेम। यहां पे हमको सिंपली क्या करना है, ठीक है, हमको सबसे पहले अगर आप यहां पे देखोगे तो हमको निकालना है एक्स सी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है, या एक्स के अंदर क्या चेंजेस साइंस है, मतलब क्या सर, ये 20 दिख रहा है आपको, तो ये 20 से क्या हुआ, 30 हुआ, तो बोलता है 20 से 30 हुआ तो अब इधर क्या लगा दो, प्लस लगा दो। 30 से 35 हुआ तो इधर वापस से क्या लगा दो, प्लस लगा दो। 35 से 28 हुआ मतलब क्या हुआ, कम हुआ मतलब माइनस लगा दो। 28 से 32 हुआ मतलब वापस क्या लगा दो, प्लस लगा दो। 32 से 32 हुआ तो कुछ भी मत लगाओ, इग्नोर कर दो, ठीक है। 32 से 36 हुआ, प्लस लगा दो। 36 से 29 हुआ, इधर प्लस लगा दिए, इस ईयर माइनस लगा दो 36 से 29 पे। 29 से 32 हुआ, प्लस लगा दो। 32 से 22 हुआ, माइनस लगा दो। वापस 20 से 30 हुआ, प्लस लगा दिया। 30 से 35 हुआ, प्लस लगा दिया। 35 से 28 हुआ, माइनस लगा दिया। 28 से 32 हुआ, प्लस लगा दिया। 32 से 33 हुआ, कुछ भी नहीं करेंगे। 32 से 36 लगाया, प्लस लगा दिया। 36 से 29 माइनस लगा दिया। 29 से 32 प्लस लगा दिया। 32 से 22 माइनस लगा दिया। तो बेसिकली मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सिर्फ ये देख लिया कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब जो साइंस है उसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। तो जहां बढ़ रहा है वहां प्लस लगाते गए, जहां कम हो रहा है वहां पे मैं क्या लगाते गया, माइनस लगाते गया। जहां बढ़ रहा है वहां प्लस लगाते गया, और जब कहां कम हो रहा है वहां क्या लगाते गया, मैं माइनस लगाते गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से मैंने इसको क्या करा, चला। उसके आगे अगर मैं वाई सी की बात करूं, ठीक है, तो वाई में भी सेम चीज रखनी है। 19 से 11 पे क्या, पहले वाले को इग्नोर कर देना, क्योंकि पहले वाला यानी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा हुआ दिखेगा, पहला वाला फुल्ली इग्नोर, ठीक है, पहले वाले को हम कुछ नहीं करते, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे 19 से 11 माइनस हुआ, 11 से 20 प्लस हुआ, 20 से 22 प्लस हुआ, 22 से 29 प्लस हुआ, 29 से 29 कुछ भी नहीं हुआ, 29 से 30 प्लस हुआ, 30 से 32 प्लस हुआ, 32 से 18 माइनस हुआ, 18 से 18 कुछ भी नहीं हुआ, इग्नोर कर दो, ठीक है। जहाँ पे सेम है वहाँ पे बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, मतलब उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ना प्लस लिखना ना माइनस लिखना वहाँ पे। तो अगर प्लस या माइनस तुम लिखोगे, डैश भी मारोगे ना गलती से तो भी गलती होने के चांसेस है, तो डैश वैश भी मत मार देना। अब आपको सिंपली करना है, ये जो दोनों है एक्स और वाई, इनको ज्वाइन करना है, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस इग्नोर। मतलब यहाँ पे ये इसमें एक चीज गलती होने के चांस क्या रहते हैं, मतलब कई बार ऐसा मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे से भी हो सकती है, ठीक है, गलती ही होने के चांस रहते हैं कि कई बार प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस लिख दिए तो पूरे प्रॉब्लम खराब। सर ये सॉल्व करने को पेपर में नहीं आने वाला, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में थ्योरी क्वेश्चन ही पूछते हैं, इतना हमारी करने को पेपर में नहीं देते, टाइम ही नहीं रहता 1 मिनट में सॉल्व हो जाए, ठीक है, क्योंकि सब आंखों का खेल है, ठीक है। इसी वजह से सॉल्व करने तो आपको नहीं देंगे, लेकिन यस, तो इसीलिए वेरीफाई जरूर कर लिया करो कि 20 से 30 प्लस, 30 से 35 प्लस, 35 से 28 माइनस, 28 से 32 प्लस, 32 कुछ नहीं, 32 36 प्लस, 36 29 माइनस, 29 32, 29 और 32, 36 से 29 क्या हुआ भाई, 36 से 29 माइनस, बराबर 39 से 22 प्लस, बराबर
नीचे वाला 9 11 बराबर 11 20 बराबर 20 22 बराबर 22 29 बराबर 29 29 कुछ भी नहीं 30 29 बराबर बराबर बराबर, ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे को बराबर ही दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 2 3 यहाँ पे जितने भी सीज है हमारे, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव साइंस है, तो पॉजिटिव साइंस सी इज इक्वल्स टू जितने भी पॉजिटिव है तो कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव, इसके अंदर से आपको देखना है नंबर ऑफ पॉजिटिव बेसिकली कितने पॉजिटिव है, 3 है। एक बार वेरीफाई कर लेना भाई, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, फीलिंग आ रही, पता नहीं इसके अंदर से कुछ एरर ना है, ठीक है, जो भी, ठीक है। 3C आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर्मूला 2C माइनस एन अपॉन एन प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस, ठीक है। तो आपका आ जाएगा RC, RC स्टैंड्स फॉर कॉन्करेंट डेविएशन, RC से डिनोट होता है, ठीक है। तो 2 × 3 6 माइनस एन कितना है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑब्जर्वेशन है, लेकिन हम 10 लिखेंगे क्या, नहीं, ठीक है। तो छोटा n इज इक्वल्स टू बड़ा n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, तो कितना आ गया 9 अपॉन 9, ठीक है। अब ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आता है, ठीक है, 2 × 3 माइनस 9 अपॉन 9, तो ये आ गया कुछ 0.333 माइनस में आ रहा है, आंसर मेरा कहीं में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो आंसर आ रहा है माइनस 0.333333 रिकरिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा ये माइनस को प्लस, क्योंकि माइनस बाहर भी है माइनस अंदर भी है, तो इसको प्लस कर दिया, इसका मैंने क्या निकाल लिया, प्लस करके रूट निकाल लिया, तो मेरा रूट आ गया 0.5773, ठीक है। अब क्योंकि मैंने जबरदस्ती का माइनस लगाया, प्लस लगा करा था, तो वापस से क्या लगा दूं मैं, माइनस लगा दूं, मतलब अंदर तो ये ब्रैकेट माइनस ही था ना, ये याद रख लेना, ब्रैकेट अगर माइनस आया तो माइनस ही रहने वाला है, ब्रैकेट अगर प्लस आया तो प्लस ही रहने वाला है बाहर भी, आंसर में भी। बस फर्क सिर्फ इतना सा रहेगा कि हमको सिर्फ रूट निकालने के लिए वो माइनस को 2 मिनट के लिए प्लस बना देना है और बाद में वापस से माइनस का साइन लगाना है। तो ठीक है, मेरा RC आ गया ये, दैट इज इट, दैट्स इट। तो देखो एक सिंपल सा गेम है ये, ठीक है। तुम यहाँ पे सिंपल क्या करो, सिर्फ ये चेक करो पहले x के अंदर बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है प्लस कम हो रहा है माइनस, तो x का निकाल लो, फिर y का कर लो, फिर x और y का जब तुमने निकाल लिया प्लस और माइनस साइंस, तो x और y प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, इस तरीके से तुम उसको क्या करो, डील करो। क्लियर, समझा या नहीं समझा? क्लियर, इस तरीके से आपका ये कॉन्करेंट डेविएशन क्या होता है, सॉल्व होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आखिरी में मैंने आप लोगों को कल जो रह गया था, मतलब बताया था, वापस से आके मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था, वो वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आवाज़ क्योंकि बंद हो गई थी। देखो जो फर्स्ट मेथड है, दैट इज, हमने देखो 4 मेथड थी, चारों मेथड हमने से हमने कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन्स और कॉन्करेंट डेविएशन, ये तीनों कर लिए। अब ये जो स्कैटर डायग्राम वाली मेथड बती थी, जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, वो मेथड को भी हम एक बार क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। बेसिकली बाकी मेथड्स में आपको सॉल्व करके ये निकालना था कि 2 वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, कितना गहरा है, ठीक है, +1 है, -1 है, या -1 से कम है, +1 से कम है, इस तरीके से आपको निकालना था। बट ये वाले केस में आपको क्या करना है, ये वाले केस में आपको वो दोनों वेरिएबल्स को आपको प्लॉट करना है ग्राफ पे, ठीक है। तो दोनों वेरिएबल जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो उसके हिसाब से आपको क्या निकालना पड़ेगा, आंसर निकालना रहेगा। मतलब अगर मेरे पास देखो इस तरीके से 2 सीरीज है, x और y, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, तो मेरे को दिख रहा है दोनों सेम तरीके से बढ़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 10 इधर प्लॉट करा x का, y का इधर प्लॉट करा,
एक्स का इधर करा, वाई का इधर करा, एक्स का इधर करा, वाई का इधर करा, एक्स का इधर करा, वाई का इधर करा, एक्स का इधर करा, वाई का इधर करा। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, ग्राफ प्लॉट करना चालू कर दिया। ग्राफ पे मैंने चीजें क्या करना चालू कर दी, प्लॉट करना चालू कर दी। और बाद में ये चेक किया कि ये एक पॉइंट बना, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट बना, ये एक पॉइंट बना, ये एक पॉइंट बना, ये एक पॉइंट बना, और फिर बनाया मैंने एक डंडा, जस्ट लाइक हम इकोनॉमिक्स में बनाते थे ग्राफ। ठीक है, तो वो ग्राफ बना के हम लोग क्या पता करेंगे कि वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव है, ये क्या है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं देगा लेकिन यस आपको अप्रोक्सीमेटली ये आंसर जरूर मेथड क्या करेंगी, प्रोवाइड करेंगी। तो सर किस तरीके से होगा, तो जब भी आप ग्राफ में प्लॉटिंग करोगे, ग्राफ में प्लॉट करने के बाद, ठीक है, अगर इस तरीके से आपकी स्ट्रेट लाइन आती है अपवर्ड डायरेक्शन में, एकदम स्ट्रेट लाइन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज परफेक्ट कोरिलेशन। स्ट्रेट लाइन आ रही है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में, तो दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन माइनस मतलब +1। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन दैट सिंपली मीन्स +1। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ये नीचे की तरफ जा रही है अगर इस तरीके से, ठीक है, तो दैट इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन मतलब -1। स्ट्रेट लाइन हो रही है अगर तो, ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, कुछ इस तरीके से आपका कर्व बन रहा है, अलग अलग कुछ पॉइंट्स इधर, कुछ पॉइंट्स इधर, लेकिन ये पॉइंट जो है ये बहुत क्लोज है एक दूसरे से और ये अपर डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो बेसिकली हम इसको बोलेंगे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। अब सब हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन का मेरे भाई मतलब ये हो गया कि ये नैरो बैंड, मतलब ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंस में नहीं है, अलग ज्यादा दूर नहीं है ना। ऐसा अगर जैसे नीचे वाले केस में आपको बता देता हूँ, चलो रुको, देखो नीचे वाला ये पॉइंट देखो, ये हाई डिग्री पॉजिटिव है, ये देखो ये लो डिग्री पॉजिटिव। अब इन दोनों ग्राफ में डिफरेंस देखो, ये लो डिग्री पॉजिटिव में क्या है, ये दोनों के बीच में गैप अच्छी खासी है, ठीक है, मतलब ये एकदम आसपास वाले पॉइंट्स नहीं है, दूर दूर पॉइंट्स है, तो हम इसको लो डिग्री पॉजिटिव बोलेंगे। अब हाई डिग्री पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा जो आंसर है, तुम्हारा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है आर है, वो इन बिटवीन +0.75 से लेके 1 के बीच में है। 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से लेके 1 से छोटा है, ठीक है, बट 0.75 से बड़ा है, तो उसको बोला जाता है हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और सेम लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा भाई जो आंसर है वो R 0.5 से कम है, मतलब तुम्हारा जो R है वो 0.5 से क्या है, कम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तुम्हारा जो R है दैट इज लेस देन 0.5। गॉट इट? और अगर हाई डिग्री निगेटिव की मैं बात करूं तो डाउनवर्ड रहेगा, सेम वही रहेगा बट वो क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। तो हाई डिग्री निगेटिव पॉइंट गैप कम है लेकिन वो डाउनवर्ड की तरफ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डाउनवर्ड की तरफ है। लो डिग्री निगेटिव वो भी डाउनवर्ड है लेकिन गैप क्या है, ज्यादा है, तो उस केस में हम बोलेंगे हाई डिग्री निगेटिव दैट इज पॉइंट -75 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है। और लो डिग्री, तो सर ये पेपर में पूछ सकते हैं क्या? हाँ पूछ सकते हैं, R इज ग्रेटर देन .-5, ठीक है। और अगर इस तरीके से कोई ग्राफ रहा, स्ट्रेट लाइन इधर इस यू आड़ा टेढ़ा शेप रहे, ठीक है, तो उस केस में फिर आप बोलोगे कि भाई ये क्या है, ठीक है, उस केस में आप क्या बोलोगे कि भाई ये सब क्या है, नो कोरिलेशन है। तो पेपर में कई बार क्या करते हैं ना, वो इस तरीके का ग्राफ प्लॉट करके आपको दे देते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए नहीं बोलते, उतना टाइम नहीं रहता है, एमसीक्यू चल रहा है, आपको ग्राफ प्लॉट करके दे देते हैं, ठीक है। और आपको पूछते हैं कि कोरिलेशन क्या है, तो कोरिलेशन आपको क्या करना पड़ता है, विद द हेल्प ऑफ दिस आपको बताना पड़ता है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। चलिए, सो कोरिलेशन का हमने पूरा चैप्टर निपटा दिए, पूरा चैप्टर हमारा कोरिलेशन का हो चुका है। सारी चीज़ें एमसीक्यू जो जिस टाइप की हो सकते हैं वो भी हमने कर लिए, ठीक है। आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करो, कुछ रहेगा तो मेरे को बताना, बट मैं हमेशा बोलता हूँ ये ट्रू और फॉल्स जरूर किया करो, ठीक है। चलिए, अब बात यहाँ पे कोरिलेशन के बाद अब मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए, क्योंकि वैसे ही लास्ट क्लास का पार्ट था ये, बट आवाज़ की वजह से दोबारा पढ़ाना पड़ा, ठीक है, कोई नहीं। हम अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, रिग्रेशन एनालिसिस की तरफ। एंड गाइस लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया, मेरे मतलब वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर इन स्टैटिस्टिक्स इज रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। कुछ लोगों को हार्ड लगता है, बट अब अगर इसकी क्लास ध्यान से करोगे, आज की बेसिक क्लास, तो आपको ये कभी हार्ड नहीं लगेगा। ध्यान से सुनना भाई, रिग्रेशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं।
आपने अभी तक जब तक कोरिलेशन पढ़े आपने क्या करे, आपने सबसे पहले, आपको याद होगा तो मैं मीन की बात करता हूँ, सबसे पहले हमने मीन निकाले, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करे, एवरेज निकाले, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। मतलब हमको क्या दे दी जाती थी, एक सीरीज, सिंगल सी सीरीज दी जाती थी, वो सिंगल सी सीरीज का हम क्या निकालते थे, एवरेज निकालते थे, ठीक है, या तो एक्स दे देगा आपको या तो वाई दे देगा, तो एक सिंगल सी सीरीज आपको दे देता था, वो सिंगल सी सीरीज का आप क्या निकालते थे, एवरेज कैलकुलेट करते थे, ठीक है, और बोलते थे कि ये एवरेज में ये पावर है कि ये पूरी सीरीज को क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, इस तरीके से। फिर आपने बात करें डिस्पर्शन की, आप वही सीरीज, सिंगल एक्स सीरीज की आप बात करते थे और आप बोलते थे कि भाई ये जो एक्स सीरीज है इसके अंदर गैप कितनी, डिस्पर्शन कितना है, ठीक है, मतलब जो नंबर्स है, जो फ्लक्चुएशन है वो ज्यादा है कम है, उसके हिसाब से हम क्या कैलकुलेट करते थे, डिस्पर्शन में रिस्क कैलकुलेट करते थे। फिर हमने कोरिलेशन की बात करी, कोरिलेशन में हमने क्या पढ़ा, कोरिलेशन में हमने सिंपल सी एक चीज पढ़ी, एक्स की जगह वाई भी रहता था, दोनों दो वेरिएबल्स रहते थे और दो वेरिएबल्स का हम क्या फाइंड आउट करते थे, रिलेशन फाइंड आउट करते थे। मतलब आपको x भी दे दिया जाता था, y भी, सपोज इस तरीके से, ये आपका x है, ये आपका y है, को लिख देता था 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, और इधर भी आपको दे देगा 100, 200, 300, 400, 500, और आपको पूछेगा कि भाई मेरे को बताओ कि ये x और y के बीच में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव परफेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव परफेक्ट है, नेगेटिव परफेक्ट है, नैरो बैंड है, हाई बैंड है, नैरो बैंड मतलब गैप कम, हाई बैंड मतलब ज्यादा, ठीक है, तो क्या है वो आप लोग को चार मेथड की मदद से आप लोग वो क्या करते हैं, रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में। पर ठीक है यार, रिलेशनशिप फाइंड आउट कर ली, रिलेशनशिप फाइंड आउट करने से सिर्फ इतना पता चलता है कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन यहां पे रिग्रेशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, यहां पे वो आपको क्या करेगा, यहां पे वो आपको ये तो देगा ही एक्स और वाई, बट एक्स और वाई के साथ आपको वो इन दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल दे देगा। सपोज मैंने ये एक वेरिएबल दे दिया 70 और बोल रहा है कि आप वाई निकालो, या तो अभी कर ले लो 60 दे दिया और आपको बोल रहा है क्या निकालो, वाई निकालो। मतलब रिग्रेशन एनालिसिस में हम विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन की इस रिलेशनशिप की मदद से, देखो अब आप बोलोगे कि सर ये तो इतना आसान है, 60 लिखा है सर, इधर 600 आएगा, हाँ ठीक है ना, बराबर है, चिल्लर वाला है ना, लॉजिक समझने के लिए आसान है, हर बार ऐसा थोड़ी ना रहेगा। ये आपने 600 किस तरीके से निकाले, आपको क्या लगता है कि ये 600 आपने किस तरीके से कैलकुलेट करे, आपके माइंड ने ऑटोमेटिक 600 दे दिया, मैंने ये बोला 60 है तो ये कितना होगा, फाइंड आउट दैट वाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्स और वाई द रिलेशनशिप, फाइंड आउट दिस वाई। किस तरीके से आपने ये वाई कैलकुलेट करे, ये 600 किस तरीके से कैलकुलेट करा आपके माइंड ने, सर बहुत सिंपल सा है, हमने एक चीज देखे कि यहाँ से 10, 20 होता है तो ये 100, 200 होता है, 20, 30 होता है तो ये इतना होता है, सर मतलब ये 10 से बढ़ता है तो ये 100 से बढ़ता है, सर ये 10 से बढ़ता है तो ये 100 से बढ़ता है, ये 10 से बढ़ता है तो 100 से बढ़ता है, सर ये 10 से बढ़ता है तो 100 से बढ़ता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सर बट ऑब्वियस सी बात है, इधर भी 10 से बढ़ा तो ये कितने से बढ़ जाएगा, 100 से बढ़ जाएगा, कॉमन सेंस की बात है सर। तो अल्टीमेटली आपने ये करे ना, आपने पहले इन दोनों का रिलेशनशिप चेक करे, कोरिलेशन, कि ये दोनों एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, आपके माइंड ने ऑटोमेटिकली एक रिलेशनशिप चेक करे, दैट इज कोरिलेशन, कि इनमें क्या रिलेशन है, और फिर ये देखा कि ये कितने से बढ़ता है तो ये कितने से बढ़ता है, फिर अल्टीमेटली आप यहां तक पहुंचे और उसके बाद आपके पास ये एक नॉन वेरिएबल था 60, तो आप ये फाइंड आउट कर पाए कि यहां पे क्या होना चाहिए, 600 होना चाहिए। अगर सपोज करो इसकी जगह मैं यहां पे ऐसा बोल दूं, यहां पे 70 है, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूं ये दोनों निकाल के बताओ, दोनों निकाल सकते क्या, नहीं, तुम बोलोगे सर हम निकाल सकते दोनों, नहीं पॉसिबल है, ये आसान प्रॉब्लम है, यहां पे निकल जाएगा बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहां पे एक वेरिएबल ऑलवेज क्या होगा आपको रिग्रेशन में गिवन रहेगा। तो सपोज अगर आपको यहां पे दे दिया गया 700, तो आपको ये निकालने को बोल रहे हो तो आप क्या निकाल सकते हो, 70 निकाल सकते हो। सो बेसिकली हम यहाँ पे कोरिलेशन की मदद से, ये एनालिसिस की मदद से और विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन टेक्निक्स की मदद से जो हमको एक वेरिएबल गिवन रहेगा उस बेसिस पे, और ये जो रिलेशनशिप है इसके बेसिस पे जो नॉट गिवन वेरिएबल रहेगा, ठीक है, वो हम क्या कर सकते हैं, रिग्रेशन में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस सिंपली मींस कि आप एक वेरिएबल की मदद से दूसरे वेरिएबल्स को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। बट यहां पे एक छोटी सी चीज आएंगी, सर ये आप अगर आपको मान लो यहां पे सर x दिया हुआ है,
आप x के बेसिस पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वो y फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जो y है जो हमको निकालना है वो हमको x के बेसिस पे निकालना है, जो x y है हमारा वो y हमको निकालना है, वो x के बेसिस पे निकालना है। समझ में आ रही बात? ये हम बोल सकते हैं क्या? यस और नो? बिल्कुल बोल सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे 700 की अगर दिया हुआ है तो वहां पे 70 आपको क्या कर रहा है, वो निकालने का बोल रहा है। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये जो 60 है, ठीक है, ये 60 के बेसिस पे हम 600 को क्या कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, ठीक है गाइस, पता नहीं कुछ इशू हो रहा है यार बार बार, 1-2 मिनट। ठीक है, हाँ ओके। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या रहते हैं, जो 2 वेरिएबल्स रहते हैं उसमें से आपको एक वेरिएबल्स क्या होगा, दिया होगा। मैं थोड़ा सा लास्ट का 1 मिनट रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ रिपीट होगा। ठीक है, तो जो हमको एक वैल्यू है वो ऑलरेडी क्या होंगी, गिवन होंगी। ठीक है, और उस वैल्यू के बेसिस पे ही हम दूसरी वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते तुम कि दोनों की दोनों वैल्यू तुमको क्या होगा, निकालना पड़ेगा। अब या तो तुमको ये x की वैल्यू दी जाएंगी, y निकालना पड़ेगा, या y की वैल्यू दी जाएंगी और क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है, रिग्रेशन चैप्टर है, रिग्रेशन एनालिसिस है, ठीक है, इसके अंदर सिंपल सा एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि हम लोग कोरिलेशन से यहाँ पे डिफरेंट क्या करते हैं। जैसे हम कोरिलेशन में सिर्फ रिलेशनशिप निकालते थे, ठीक है, और रिलेशनशिप निकाल के बस ये बता देते थे कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और कितना बढ़ रहा है, कितने अमाउंट से बढ़ रहा है, वो सब बता देते। अब यही रिलेशनशिप के बेसिस पे एंड जो एक और वेरिएबल आपको गिवन है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे दूसरा वेरिएबल क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो दूसरा वेरिएबल आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ी सी थ्योरी हम इसकी पढ़ते हैं, फिर और डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे और क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करेंगे। चैप्टर बड़ा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब हार्डली 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 लेक्चर के ऊपर इसके लगता ही नहीं है। ठीक है, 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको क्या करना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू यहाँ पे बनते हैं पेपर में अच्छे खासे, कोरिलेशन और रिग्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले थ्योरी थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन स्टडीज द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। कोरिलेशन जो है वो डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ 2 वेरिएबल्स की बताता था, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इन दिस चैप्टर वी वुड एस्टिमेट और प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। मतलब एक वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो हमको ऑलरेडी गिवन रहेंगी उसकी मदद से हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। जैसे कि हमने ये एग्जांपल में देखे कि हमारे को यहाँ पे ये 60 वैल्यू गिवन थी x की, और y की हमने 600 क्या करे, प्रिडिक्ट करे। या हमको y की वैल्यू गिवन थी और हम x की वैल्यू क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ रिग्रेशन इज मूविंग बैकवर्ड। अगर आप क्या करोगे, अगर आप देखोगे डिक्शनरी मीनिंग या लिटरल मीनिंग देखोगे तो वो बोलता है रिग्रेशन का मतलब मूविंग बैकवर्ड, गोइंग बैक, द रिटर्न टू द मीन वैल्यू, इस तरीके के उसकी क्या निकलते हैं, मतलब निकलते हैं। ये कंसेप्ट बेसिकली सबसे पहले सर फ्रांसिस गैल्टन इन 1877 में क्या करा था, फाइंड आउट करा था। थोड़ा सा और पढ़ते हैं थ्योरी। रिग्रेशन एनालिसिस इज द मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ डेटा। द लाइन डिस्क्राइबिंग द एवरेज रिलेशनशिप ऑफ 2 वेरिएबल इज कॉल्ड एज रिग्रेशन लाइन। ये बेसिकली लाइंस के बेसिस पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और ये एवरेज लाइन के बेसिस पे जब रिग्रेशन डिसाइड होता है तो उसको बोला जाता है रिग्रेशन लाइन। हम देखेंगे इस तरीके की रिग्रेशन लाइन्स होती है। ठीक है, रिग्रेशन लाइन्स, इसको एवरेज लाइन्स भी आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है इन स्टैटिस्टिकल मेथड टू फॉर्मुलेट एन अलजेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, 2 और मोर वेरिएबल्स फ्रॉम एन इक्वेशन टू एस्टिमेट वन वेरिएबल गिवन अनदर वेरिएबल। इन शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स, अगर आपको 2 वेरिएबल्स दिए जाए उनके बीच में आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है, एंड वही रिलेशनशिप के बेसिस पे एंड एक वैल्यू जो आपको ऑलरेडी क्या रहेंगी, गिवन रहेंगी, एक वैल्यू जो आपको ऑलरेडी क्या रहेंगी, गिवन रहेंगी। जस्ट लाइक मेरे को x और y मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है, इनकी रिलेशनशिप और ये एक वैल्यू जो मेरे को ऑलरेडी गिवन है उसकी बेसिस पे मैं दूसरी वैल्यू क्या करूंगा, एस्टिमेट करूंगा। कई बार ऐसा होता है ना, सेल्स और एडवर्टाइजमेंट का एक क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें आप देखोगे कि हमको ये पता लगाना रहता है कि कितनी सेल्स करेंगे तो कितने एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो कितनी सेल्स होंगी। तो वो केस में हम ये चीज़ों को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इक्वेशन तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बेसिकली 2 चीज़ें रहती है। एक वेरिएबल रहता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक वेरिएबल रहता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक वेरिएबल रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
ठीक है, थोड़ा सा ना इसको ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि बुक्स में जो लिखा हुआ है वहां पे तो उन लोगों ने जबरदस्ती का एक वेरिएबल को अपने मर्जी से y को डिपेंडेंट क्या बोलते हैं डिपेंडेंट बना दी, x को इंडिपेंडेंट बना दी। इस तरीके से नहीं होता है, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे हम लोग दो लाइंस की स्टडी करेंगे, y ऑन x या x ऑन y। जब मैं बोलूंगा y ऑन x तो इसका मतलब क्या होगा कि y वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन x वेरिएबल, और जब मैं बोलूंगा x ऑन y तो x वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन y। सर इसका मतलब क्या हो गया? सर जब भी हम बोलते हैं ना x y ऑन x मतलब y x के ऊपर है, ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया? y इज डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है, y वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन x। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा? इस केस में मैं बोलूंगा जब मैं y ऑन x की बात कर रहा हूं तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कॉमन सेंस है, y ऑन x ऑन y हम जो बोलते भी है, ठीक है, तो y जो है वो x के ऊपर है, एज एन x के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो जब y x के ऊपर डिपेंड करता है तो दैट मीन्स क्या हो गया? वो y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। जब मैं बात करता हूँ x ऑन y की तो x ऑन y का मतलब क्या हो गया? x जो है वो डिपेंडेंट हो गया और y जो है वो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। y जो है वो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से हम दो इक्वेशंस की बात करेंगे, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूं ना y ऑन x की या x ऑन y की तो रिग्रेशन इक्वेशंस बन सकती है इसके ऊपर। जब मैं बात करता हूं y ऑन x की, ठीक है, जब मैं बात करता हूं किसकी, अभी रफ समझो, पहले क्वेश्चन पूरा कराऊंगा। y ऑन x की, तो y ऑन x का मतलब क्या हो गया? y इज डिपेंडेंट ऑन x, y जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? x के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो y जो है मेरा वो रहेगा बाहर, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। अब तुम बोलोगे सर ये क्या है? देखो भाई, जब मैं बोल रहा हूँ y ऑन x तो इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान से सुनना, y ऑन x जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब हो गया y इज डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है। दैट मीन्स हमको y फाइंड आउट करना है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है रिग्रेशन में वो हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर नहीं समझा, वापस से। y ऑन x का मतलब हो गया y इज डिपेंडेंट ऑन x। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जो y वेरिएबल है वो सब y वेरिएबल डिपेंड करता है x के ऊपर। इसका मतलब ये भी होता है कि x वेरिएबल जो है वो हमको गिवन है और y वेरिएबल हमको गिवन नहीं है, और जो x वेरिएबल हमको गिवन है उसकी मदद से हमको क्या निकालना है? y निकालना है। यानी अगर मैं आपको यहाँ पे ये y ऑन x की बात करूँ तो इसकी इक्वेशन क्या होंगी? x और y, सपोज 2 3 4 5 8 9 10 11, ठीक है, ये दोनों का डेटा दिया हुआ है, दोनों का दोनों तरफ दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब मैं बोलूँगा y ऑन x तो इसका मतलब क्या होगा? आपको x गिवन है सपोज 8 और y गिवन नहीं है, तो y आपको फाइंड आउट करना है। अब y आप फाइंड आउट किसकी मदद से करोगे? x की मदद से। अगर y मान लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y को x से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो फिर क्या आप x की मदद से y को निकाल पाओगे क्या? आंसर इज नो। अरे कॉमन सेंस की बात है ना भाई, मैं तुमको पूछ रहा हूं चलो कल लद्दाख चलते हैं, ठीक है, एक रूम में तुम बैठे हो पूरे तुम बच्चे और एक रूम में तुम्हारे पेरेंट्स बैठे, तो मैं तुमको पूछ रहा हूँ कल लद्दाख चलते, तो तुम क्या बोलोगे? सर बाजू वाले रूम वालों ने क्या बोले? पेरेंट्स ने, उनने हाउ बोले क्या? तो हमारा भी हाउ है। उनने नहीं बोले तो हमारा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा डिसीजन उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट वो लोगों से अगर मैं पूछ रहा हूं तो वो लोगों का डिसीजन क्या तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है? एग्जाम्पल के लिए आंसर इज नो। समझ में आ रही बात? तो जो वेरिएबल एक्चुअली में हमको कैलकुलेट करना रहता है, निकालना रहता है, एकदम आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो दैट वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हमको क्वेश्चन में मालूम पड़ जाएगा पहले ही। अगर मेरे को y निकालना है तो y इज डिपेंडेंट, अगर मेरे को x निकालना है तो x इज डिपेंडेंट। अच्छा सर मेरे को मालूम पड़ गया जैसे यहाँ पे y डिपेंडेंट है, तो अब क्या करें सर? मेरे को मालूम है y डिपेंडेंट है, तो y डिपेंडेंट है तो कौन सी इक्वेशन बनेगी? x ऑन y या y ऑन x? x ऑन y कब बनती है? सॉरी y ऑन x कब बनती है? जब y डिपेंडेंट है x के ऊपर, तो y वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन x, तब क्या बनती है? y ऑन x की इक्वेशन। तो यहाँ पे कौन डिपेंडेंट है? y डिपेंडेंट है, तो कौन सी इक्वेशन बनेगी? y ऑन x की। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ है x y 2 3 4 5 8 9 10 11 12 और आपको बोल रहा है क्या निकालो?
एक्स निकालो। क्या निकालो? एक्स निकालो। ठीक है, क्या निकालो? एक्स निकालो। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? क्या दिया हुआ है मेरे को? y दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है? x नहीं दिया हुआ है। तो जो नहीं दिया हुआ है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से निकालना पड़ेगा। क्या नहीं दिया हुआ है? x नहीं दिया हुआ है। तो ये केस में मैं क्या यूज करूंगा? बोलो, ये केस में मैं क्या यूज करूंगा? ये केस में मैंने ये यूज किया, ये केस में क्या यूज करूंगा? x on y, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई, बी एक्स वाई इंटू वाई। आई बात समझ में? अब तुम सबसे पहले तो मेरे को पूछोगे सर ये तो समझ में आ गया इक्वेशंस, यानी सर रिग्रेशन के अंदर दो इक्वेशंस रहती है, एक y ऑन x, एक x ऑन y। ठीक है, अब जिसको अगर समझ रहा हूँ इक्वेशन कैसे बनाया सर आपने, तो भाई देखो y डिपेंडेंट है तो y निकालना है, y निकालना है तो y इज इक्वल्स टू के बाहर ही रहेगा ना, क्योंकि वही तो कैलकुलेट करना है। सॉरी, x डिपेंडेंट है, यहाँ पे x लिखा है, x डिपेंडेंट है x ऑन y में, तो x निकालना है। x डिपेंडेंट है, x निकालना है, तो वो बाहर रहेगा, इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई, बी एक्स वाई इंटू वाई। आई बात समझ में? तो ये मेरे को गिवन रहेगा, इसलिए मैं इसको यूज कर लूंगा। अब हमको यहाँ पे ये बी एक्स वाई भी निकालना पड़ेगा। सर बी एक्स वाई क्यों बोल रहे हो? रिग्रेशन के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, ये समझ गया होगा आपको। तो आपको थोड़ा सा और इलेबरेट करता हूँ, धीरे धीरे चलते। और इसको मैं जो बता रहा हूँ नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय पूरा आपको वापस से स्टार्टिंग से धीरे धीरे लिखा के भी दूंगा, बताऊंगा भी। आज सिर्फ कंसेप्ट समझो। देखो, रिग्रेशन इक्वेशंस जब बोला जाता है तो देयर आर टू रिग्रेशन इक्वेशंस। फर्स्ट इज y ऑन x, दैट इज y इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, एंड x ऑन y, दैट इज x इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। इनकी मदद से हमारा क्या होगा? पूरा रिग्रेशन कैलकुलेट होगा। ठीक, इनकी मदद से हम रिग्रेशन को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसमें क्या होगा? जरूरत सबसे पहले हमको ये बी वाई एक्स निकालने की और ये बी एक्स वाई निकालने की। तो तुम मेरे को सबसे पहले सवाल यही पूछोगे कि सर ये बी एक्स वाई या बी वाई एक्स का मतलब क्या हुआ? तो बेसिकली ये जो बी वाई एक्स है ये डिनोट करता है रिग्रेशन। ये क्या डिनोट करता है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x। क्या डिनोट करता है ये बी वाई एक्स? रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई ऑन x। और बी एक्स वाई क्या डिनोट करता है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y। क्या डिनोट करता है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y। समझ में आई बात? तुम फिर और पूछोगे सर ये तो नाम बताया आपने, ठीक है, हमको समझ गया। रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x बोला मतलब बी वाई एक्स, ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y बोला मतलब बी एक्स वाई, समझ गया सर। बट मतलब क्या है? बेसिकली इनका मतलब है ये जो बी एक्स वाई या बी एक्स वाई एक्स है, इसका मतलब क्या है? ये निकाले जाएंगे, जो इसका मतलब ये रहेगा, जो ये ट्रैक करेंगे ये मूवमेंट्स को, ये जो एक्स और वाई के बीच में जो स्टार्टिंग से मूवमेंट्स हो रही है ना, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, एक कितने से बढ़ रहा है दूसरा कितने से कम हो रहा है, ठीक है, तो ये उन चीज़ों को क्या करेंगे? ट्रैक करेंगे। मतलब ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको निकाल के दे देगा ये सारी चीज़ें कि ये 10 से बढ़ रहा है, ये 10 से कम हो रहा है, 10 से 20 से बढ़ रहा है, 20 से कम हो रहा है। तो ये रिलेशनशिप जो है बेसिकली एक्स और वाई की, ये आपको ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स क्या करेंगे? आपको निकाल के दे देगा। तो ये मेरे को रिलेशनशिप निकाल के दे देगा, ये ऑलरेडी मेरे को गिवन रहेगा, ये मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वैल्यूज एस्टिमेट करना, ठीक है, दूसरे वैल्यू के बेसिस पे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसको एस्टिमेट करना इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे, ठीक है, इस तरीके से ये होगा। ठीक है, इसको आपको अगर ये जो आपको अभी तक है ये आपको 50% भी 70%, 60% भी समझाऊंगा तो इनफ है। थोड़ा बहुत नहीं भी समझाऊंगा इसमें कोई दिक्कत नहीं, कल मैं जब प्रॉब्लम लूंगा ना तो 101% आपको समझेगा, ठीक है, मतलब कल ऐसे या तो अभी या तो नेक्स्ट क्लास में आपको जब प्रॉब्लम लूंगा ना मैं, तो आपको 101% वो समझेगा, टेंशन मत लो। अभी सिर्फ हमको इतना है कि हम बी वाई एक्स और बी एक्स वाई कैलकुलेट कैसे करते हैं ये निकालना सीख ले। तो सर ये कहाँ पे दिया होगा? सर इसके फॉर्मूले दिए हुए,
इसको छोड़ दो अभी, ये बाकी इक्वेशन के बेसिस पे क्या है इसको अभी का 2 मिनट जाने दो, बाद में मैं फिर चैप्टर समाप्त कर दूंगा, टेंशन मत लो तुम। सर ये बी एक्स वाई बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूले क्या है? तो भाई साहब ये यहाँ पे फॉर्मूला प्रिंट नहीं हुआ है, ये फॉर्मूला है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो अगर आपको बी वाई एक्स निकालना है और अगर आपको बी एक्स वाई निकालना है तो ये फॉर्मूले हैं, इसमें या 2 फॉर्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे, देयर इज़ नो सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, बाकी फॉर्मूले का कोई याद रखने का मतलब नहीं है, सिर्फ ये 2 फॉर्मूले आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। अगर मेरे को बी वाई एक्स निकालना है तो बी वाई एक्स निकालने के लिए मेरे को कोवेरिएंस बिटवीन, कोरिलेशन नहीं, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो मैं ऐसा बोल दूं कि यहाँ पे फॉर्मूले में लिख के, तो थोड़ा ध्यान से देखो, बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। दूसरा बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर। अब साहब ये क्या है, ये भी समझते हैं। देखो फॉर्मूला बहुत आसान है, फॉर्मूले में वो क्या कर रहा है, पहले कोवेरिएंस को यूज कर रहा है, क्योंकि कोवेरिएंस का मतलब क्या, एक्स में कितना वेरिएंस है, वाई में कितना वेरिएंस है, उसका रिलेशनशिप, और बाद में वो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स के स्क्वायर को यूज कर रहा है। अगर आप किसकी बात कर रहे हो, बी वाई एक्स की, ठीक है, तो वो किसके स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज कर रहा है, सिर्फ एक्स के। और यहाँ पे अगर आप बी एक्स वाई की बात करते हो तो वो किसकी यूज कर रहा है, वाई की। अगर याद नहीं रहता तो सिंपली जो आखिरी वाला है एक्स है, बी वाई एक्स है, तो आखिरी में एक्स है, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, आखिरी में वाई है तो वाई के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये फॉर्मूले कब यूज होंगे, इफ वैल्यूज आर गिवन। अब तुम बोलोगे सर वैल्यूज आर गिवन का मतलब क्या हो गया, भाई साहब इफ वैल्यूज आर गिवन का मतलब ये हो गया कि आपको x और y दिया हुआ है। सपोज मैं लिख के दे देता हूं, x है 1 2 3 4 5, y है 10 20 30 40 50। ठीक है, इस तरीके से आपको वैल्यूज गिवन है और मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं कैलकुलेट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, कैलकुलेट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, यू हैव टू कैलकुलेट दिस 2 थिंग्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब तुम बोलो सर कोवेरिएंस निकालते नहीं आता, तुम बोलो सर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स के स्क्वायर निकालते नहीं आता, तुम बोलो सर कोवेरिएंस तो दोनों में एक ही निकलेगा, दोनों में अलग थोड़ी ना कोवेरिएंस होगा, सिर्फ जो अलग होगा वो होगा वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर या स्टैंडर्ड वाई का स्क्वायर। कोवेरिएंस एक निकालोगे, उसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का स्क्वायर निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर निकालोगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दोनों चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। क्या हम नहीं निकाल सकते? तुम खुद बताओ मेरे को, क्या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। कौन निकालेगा? तुम निकालोगे, मैं थोड़ी ना निकालूंगा। मैं क्यों निकालूंगा? तुम निकालोगे। ठीक है, अच्छा सर अगर वैल्यूज गिवन है तो ऐसा, और सर अगर वैल्यूज नहीं गिवन है तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। कई बार क्या होता है ना, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये दे दिया जाता है, तो इफ वैल्यूज मतलब बोल सकते हैं आप वैल्यूज गिवन नहीं है, डायरेक्टली ये गिवन है। ठीक है, तो वैल्यूज गिवन नहीं है तो डायरेक्टली आपको यही गिवन है, तो अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आर दिया हुआ है कभी क्वेश्चन में, या स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, ये सब निकाल के दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यूज कर सकते हैं। अच्छा वैल्यू नहीं भी है तो भी डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। कुछ क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये 2 फॉर्मूले से हमारे हमेशा क्या कैलकुलेट हो जाएंगे। ये फॉर्मूले सिर्फ क्या कैलकुलेट करके दे रहे हैं, बाकी थ्योरी पे ध्यान मत देना। जिस तरीके से जिस लिंक में मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या ये रिग्रेशन, वही लिंक पे पढ़ो, पूरा समझ में आ जाएगा। मैं गारंटी से बोलो सारे एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एक भी नहीं, सारे एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। लेकिन तुम ये, क्योंकि बुक्स में क्या होता है ना, अलग अलग 50 मेथड दे देते हैं, लेकिन वो कोई काम की नहीं रहती, क्योंकि हमको एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो हमारी जरूरत नहीं है। कैसे भी सॉल्व करो आंसर आएंगे ही तुम्हारा। ठीक है, तो अब आज घर पे आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले
ये कैलकुलेट करके निकाल के रखोगे। कल की क्लास में इसकी हेल्प से मैं पूरा प्रॉब्लम और सारी चीज़ें कराऊंगा, ठीक है, और बाकी आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन में bxy और byx कैलकुलेट करना है, मैं भी कैलकुलेट कर दूंगा, टेंशन मत लो। मैं आंसर फाइनल बताऊंगा तुम्हारे को, आंसर करेक्ट है या गलत है, और वही मदद से हम आगे पूरा कल रिग्रेशन पूरा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये दो आपको निकाल के रखने हैं। आई होप इट इज़ क्लियर, और आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे हिसाब से इसमें, क्योंकि कोवेरिएंस आपको निकालना आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता है, उसका स्क्वायर निकालना आता है, एक्स का भी और वाई का भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर निकालो, ठीक है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, और हो जाएगा यार टेस्ट, टेंशन मत लो, ठीक है। ये मंथ के पहले ही, ये मंथ जो है चल रहा, उस मंथ के पहले ही टेस्ट मैं कंप्लीट करा दूंगा। कुछ अनसर्टन चीज़ों की वजह से, मेरे साथ इश्यूज़ की वजह से मैं स्टैट्स का लेक्चर रेगुलर नहीं ले पा रहा था, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अब थोड़ा लंबा भी लूँ और रेगुलर भी लूँ, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और उसके बाद भी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम रहेगा रिवीजन के लिए, तो बहुत टेंशन लो, मैं बोल दिया ना, ट्रस्ट कर लो, हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, बाय बाय।